Hi everyone. In this video, we will discuss about the basic concept of object-oriented programming and how we can use in Python. अच्छा, अब हम आज डिस्कस करेंगे oops ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इसका बेसिक रीजन है कि हमारे पास कोई हमने सॉफ्टवेयर एक लिखा है, मतलब हमने कुछ कोड अपना राइट किया। अब हमारा कोड था ऑलमोस्ट 10 मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का हमने कोड लिखा। उस कोड के अंदर हमने कोई एक रूटीन लिखी जिसका ये काम था कि कोई बैच एग्जीक्यूट करना, मतलब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना। या जैसे लाइक मैं बात करता हूँ, एक कस्टमर का लेजर जो है वो जनरेट करना, कस्टमर का लेजर जनरेट करना उस रूटीन का काम। उस रूटीन में हमने इस किस्म की लाइन ऑफ कोड्स हमने एक कोड में लिख के पाइथन के अंदर, पाइथन लिख के या C++ वट किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ हमने राइट करी। अब मेरे पास कस्टमर, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, हर कई कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं। अब एक तो लेजर कस्टमर का भी होता है, कुछ लेजर में सप्लायर का भी होता है। अब लेजर क्या है, लेजर से मतलब ये है कि कस्टमर का बैलेंस, मतलब कस्टमर की ट्रांजैक्शन, कस्टमर ने मेरे पास सेल परचेज में कितनी का हुई, तो वो कस्टमर का लेट्स मैंने कस्टमर को चीज़ प्रोडक्ट सेल करी। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेल करी, फिर कस्टमर ने उसके बेस पे मुझे पेमेंट करी, तो ये कस्टमर की ट्रांजेक्शन है। तो इस ट्रांजेक्शन के बेस पे हम बनाते हैं लेजर, उसको कहते हैं लेजर। वैसे ही सप्लायर का होता है, सप्लायर से आपने कोई चीज़ परचेज करी और उसके अगेंस्ट पे सप्लायर को हमने कोई पेमेंट करी, तो सप्लायर का एक लेजर। तो ये रूटीन्स हैं डिफरेंट अकाउंटिंग के लिए। एक उसी के हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जो कि एक सॉफ्टवेयर हमने इस तरह बनाया है कि जो कस्टमर का लेजर लेजर बट जी, आपकी आवाज़ कट गई थी, बताएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कहीं भी अकाउंटिंग में ले लें आप। ठीक है, आप सेल परचेज से बात कर लें, वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं कोई गेम बना रहा हूँ, वहाँ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब अब मैंने एग्जांपल देने का मकसद ये है कि हाँ, जनरल लेजर में आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर हम जनरल लेजर की बात हटाते हैं, लाइन मेरा कोड ऐसा है, जब मैं थाउजेंड्स ऑफ लाइंस मैंने लिखी हैं। अब वो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस मुझे अब कहीं और सेम काम मैंने कहीं और भी परफॉर्म करना है। ठीक है, सेम काम मैंने कहीं और भी परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फार्मास्यूटिकल फर्म है। अब फार्मास्यूटिकल फर्म के अंदर एक काम, एक प्रोसेस चलता है। तो अगर अराउंड द वर्ल्ड जितनी फार्मास्यूटिकल फर्म होंगी, तो सेम काम उन हर फार्मास्यूटिकल फर्म में चल रहा होगा, बेसिक बात करूँ। ठीक है, अब वैसे ही बात करता हूँ, कोई MNC है। ठीक है, वहाँ पे कोई सेल परचेज हो रही। अब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सेल परचेज का रखूँ, तो सेल परचेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये होता है कि मैंने कस्टमर सेल करेगा और कस्टमर पेमेंट करेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ, अगर वो फार्मास्यूटिकल है, ठीक है, या कोई और कोई सुपर स्टोर है, तो सबका एक ही तरह का काम होगा। सेल परचेज सब में एक ही तरह की ही होगी बेसिक। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, एक गाड़ी है। ठीक है, अब मैंने बनाई, अब एक कार है। अब कार के जो फंक्शन है, कार का जितनी भी अराउंड द वर्ल्ड गाड़ी होगी, इसमें 4 टायर होंगे। ठीक है, एक स्टेयरिंग होगा। ठीक है, और उसका अपना इंजन होगा। अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी गाड़ियां बनाई जाएंगी, तो उसका जो स्टैंडर्ड है कि 4 व्हील होंगे, एक स्टेयरिंग होगा, और अगर बात करें तो फ्रंट पे 2 सीट होगी, बैक पे 3 सीट होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड है अराउंड द वर्ल्ड कार बनाने का। ठीक है, अब अगर मैं, आपको आवाज़ आ रही मेरी? हेलो, ओके। अब अगर मैं बनाता हूँ कि ओके, अच्छा, अब अगर मैं मेहरान एक गाड़ी बनाई, अगर मैं सेम गाड़ी बनाते हैं टोयोटा करोला, तो करोला के अंदर जो बेसिक फंक्शन होंगे, मतलब 3 सीट पीछे होंगी, 2 सीट आगे होंगी, 4 व्हील्स होंगे, स्टेयरिंग होगा। मेहरान का भी ऐसी होगा और करोला का भी ऐसी होगा। मगर
सिर्फ ये होगा जो बेसिक चीजें हैं दोनों गाड़ी की एक ही होंगी, मगर जो क्या होगा, ठीक है, डिजाइन जो है हो सकता है कोरोला का डिफरेंट हो, सिविक का डिफरेंट हो। ठीक है, तो यही चीज आती है कि अब आपको जो एक स्ट्रक्चर्ड है, अगर सुजुकी ने कोई गाड़ी बनाई है, तो अब वो जो स्ट्रक्चर्ड बेसिक गाड़ियों का स्ट्रक्चर्ड है, तो सारी गाड़ियों के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब जो फोर व्हील और आपका जो है स्टेयरिंग है, जो सीट होंगी, ये तकरीबन हर गाड़ी के अंदर सेम ही होगा। वैसे ही अब इस बात को मैं प्रोग्रामिंग में लेके आया हूँ। तो प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने वही कोड लिखा, और वो कोड मुझे डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करना है। अब हर प्रोग्राम को जब मैं लिखने बैठूँ तो थाउजेंड ऑफ लाइन लिखूंगा। मैं थाउजेंड ऑफ लाइन हर बार ना लिखूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने कोड को रीयूज करूंगा। रीयूजेबिलिटी अपने कोड में लेके आऊंगा, ताकि मुझे वो लाइन ऑफ कोड बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, तो ये चीजें मुझे हेल्प कर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुझे ये अप्रोच प्रोवाइड करी है कि मेरा जो कोड है वो रीयूज हो सके। मैं कहीं भी उस अपने कोड को, एक मरतबा मेरे प्रोग्रामर ने एक कोड डेवलप कर दिया, लेट्स सपोज मैंने एक कोड डेवलप कर दिया कैलकुलेटर का। अब मेरे पास उस कैलकुलेटर का साइंटिफिक कैलकुलेटर, एक सिंपल कैलकुलेटर है। अब बात आती है सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर। साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर मजीद कुछ नए फंक्शंस होंगे, मगर उसके अंदर सिंपल कैलकुलेटर की चीजें मौजूद होंगी, मतलब प्लस माइनस डिवाइड, ये चार फंक्शन तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में मौजूद ही होंगे, मगर एडिशनल कुछ फंक्शंस होंगे। तो क्या हुआ, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके अंदर सिंपल कैलकुलेटर की जो कोड है वो रीयूज कर लूंगा मैं। बात आपको समझ में आ रही है मेरी? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुझे ये अप्रोच मुझे प्रोवाइड करी है कि मैं अपने उस कोड को बार बार लिखना ना पड़े। तो इसमें होता है कि उस वजह से कि प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट ऑर्गेनाइज कोड इनटू ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड एंट्री के आपका डेटा बिहेवियर मेथड इज है टू मेक कोड मोर मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड इजियर टू मेंटेन। आप उस कोड को रीयूज कर सके, रीयूज कर सके, ठीक है, और मॉड्यूलर बेस पर रख सके। अब मॉड्यूलर बेस पे मैंने आपको बताया है, देखिए ये आगे आके एग्जाम्पल भी करेंगे। ये नीचे आप देखें एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर आ रही है। पहले हम बात करते हैं क्लास। क्लास एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। एक किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी है, एक कार है, कार के अंदर ये चार बेसिक चीजें तो कार के अंदर होगी ही। ठीक है, मगर अब आती है ब्रांड। अब ब्रांड टोयोटा करोला अब अलग ब्रांड है, तो उसकी उसकी जो लुकिंग होगी, जो आपकी मेहरान की जो लुकिंग होगी वो अलग होगी, मगर बेसिक चीजें वही होंगी। तो वो यहाँ भी आपको यही बता रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हर बार मुझे कोई पेशेंट वाइज न्यू किसी उसके हिसाब से आपके लिए मुझे उसमें कोई अपने जो मेन कोड है उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ इन्हांस कर रहा हूँ, उसमें कोई 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 कोड, कोई फंक्शन मैंने चेंज करना है, कोई नया फंक्शन ऐड करना है, वो ऐड कर लूंगा, मगर जो एग्जैक्ट जो मेरा कोड है, जो बेसिक कोड है, मैं उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, अब हमने लास्ट जो बात की थी ओप्स के बारे में, अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक इंस्टेंस है। एक इंस्टेंस है कि लेट्स सपोज मैंने आ, एक बनाई कार का मॉड्यूल, मतलब एक कार के नाम से मैंने एक क्लास बना दी। उसके अंदर बेसिक जो कार के हाँ, एक क्लास, एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग। ठीक है, अब उस टेम्पलेट को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब क्लास के अंदर मैंने डिफाइन किया, एक क्लास बनाई, मैंने आपको कार की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एक कार की मैंने एक क्लास बनाई। उसके अंदर मैंने लिखा कि जी कार का फोर टायर और ये स्टेयरिंग होगा, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उस क्लास के अंदर कार की, मैंने वो चीज़ लिख ली।
ओके, अब क्या किया, कार की मेन क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया माई कार। ठीक है, और उसके अंदर मैंने उसको उस ऑब्जेक्ट को नाम दिया टोयोटा, टोयोटा की रेड कार। ठीक है, अब वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बन गया। कार, कौन सी कार? टोयोटा की रेड कलर की कार, टोयोटा की रेड कलर की कार। तो क्या हो गया, अब उस टोयोटा की रेड कलर की कार के अंदर जो एम्बेडेड है, जो मेन क्लास है कार, वो उसका पार्ट है। ठीक है, तो पेरेंट क्या हो गई, उसका जो पेरेंट क्या हो गया, वो कार है। ठीक है, और उसका चाइल्ड क्या हो गया, टोयोटा। टोयोटा के अंदर जो है कार की खुसूसियात जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे वही वही एग्जाम्पल है कि माई कार, मैंने एक कार के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और लिखा कार और ब्रैकेट दिया टोयोटा, कि मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो कार के अंदर, टोयोटा और रेड कलर की कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। तो उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मेरी कार इस नाम से, वो क्या होगी, टोयोटा की। और फिर क्या क्या उसका स्टार्ट इंजन का एक फंक्शन है, मैंने वो चलाया, क्योंकि क्या हुआ, माई कार का इंजन जो है स्टार्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, जो मेन क्लास है कार का, क्योंकि अगर इंजन स्टार्ट करने का अराउंड द वर्ड सबका एक ही तरीका होगा, इग्निशन आप ऑन करेंगे तो आपका इंजन स्टार्ट होगा। अगर मैं कोरोला ले लूँ, होंडा सिविक ले लूँ, या मैं मेहरान ले लूँ, सबका इंजन स्टार्ट करने का तरीका एक ही होगा। मगर ये है कि उसको बहुत सी गाड़ियों का स्टार्ट करने का क्या होता है कि आपकी चाबी से स्टार्ट हो जाता है, बहुत सी होता है कि आपको जो होते हैं रिमोट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो उसके अपने फंक्शन, मगर सबका स्टार्ट करने का जो वे होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो यहीं मैंने ये किया, देखिए कार के साथ में क्लास बनाई। ठीक है, इसमें सेल्फ ब्रांड दे दी, यहाँ पे देखें ये इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड नेम है, और सेल्फ डॉट कलर कलर नेम है। यहाँ पे मैंने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, और देखा यहाँ पे एक मैंने फंक्शन भी क्रिएट किया था, डेफ स्टार्ट इंजन। स्टार्ट इंजन का मैंने फंक्शन क्रिएट किया था मैंने इसमें, इसी क्लास के अंदर ये मैंने दो फंक्शन लिखे, इसी क्लास कार में दो फंक्शन लिखे। डेफिनेशन डिफाइन की मैंने यहाँ पे, इनिशियलाइज कर रहा है इसका, ये इनिशियलाइज का ये कर रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये फंक्शन मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए बनाया। क्रिएट करते वक्त मुझसे पूछेगा कि इसकी ब्रांड क्या है और इसका कलर क्या है, तो उस नाम, इस ब्रांड से इस कलर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा कार का। फिर इसका फंक्शन बनाया है स्टार्ट इंजन का, कि इसका काम है इस इंजन को स्टार्ट करना। तो लिखेगा प्रिंट, ये ब्रांड है और इसका इंजन मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया कि मेरी माई कार के अंदर लिखा टोयोटा और रेड कलर दिया, तो इसने इस तरह का एक मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो आउटपुट लिखा है टोयोटा इंजन स्टार्टेड। तो दिस इज दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें कोई सवाल है? अब इसकी चीजें हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी चीज़ें आगे बढ़ने से पहले अब आज हम एक और चीज़ आईडी हम इंस्टॉल करेंगे। हमने लास्ट अपनी जो आपने इंस्टॉल किया था थोनी के नाम से जो आईडी इंस्टॉल की थी, आईडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, आज हम इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, नहीं थोनी में भी हो सकता है, और विजुअल, अब कुछ चीज़ें देखें, अब हम आगे अपने कुछ एडवांसमेंट में आएंगे ना। अब हमने आगे जाके HTML भी पढ़नी है। ठीक है, HTML पढ़नी है, CSS पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, तो वो चीज़ें अब ये इस विजुअल स्टूडियो कोड जो मैं आपको इंस्टॉल करवा रहा हूँ, ये चीज़ें उसमें होंगी। वो थोड़ी के सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली फॉर दी पाइथन के लिए था। अब ये है, इसमें आप पाइथन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, HTML भी चलेगी आपकी, और डिफरेंट किस्म के लैंग्वेजेस आपके इस विजुअल स्टूडियो कोड में चलेंगे। ठीक है, तो जब मैं अपने पास से शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, आप अपनी शेयरिंग ओपन करें। ठीक है, आप यहाँ से गूगल पे लिखते हैं डाउनलोड। अच्छा, इसमें से एक काम कर लेते हैं, इस टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं,
यहाँ पे एक साइट खोलें, हम टेक्नो.com, ऊपर ये google.com लिखा ना, हम टेक्नो.com लिखते हैं। इसके स्टेप्स देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखे है हम टेक्नो.com। जी यहाँ पे लिखे हम टेक्नो.com। हम टेक्नो, HUM, 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 HUM टेक्नो, टेक, यस .com. .com लिख के एंटर कर दिएगा। इंटरनेट, ए यार ये इंटरनेट मसले एक मसाइल ना। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करवा लें। अच्छा मेरे पास बेसिकली इंटरनेट का मसला आज आ रहा है ना। तो यहाँ से आप साइट ओपन करें थी हम टेक्नो.com, इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से आप आ जाएगा ब्लॉग्स में, ये ब्लॉग यहाँ पे this one। और एक और टैब खोल लें यहाँ से ना, यहाँ पे आप आ जाएं, google.com को ओपन कर लें। यहाँ लिखें डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड दिस वन। अच्छा ये सबसे पहले वाला है, ये फर्स्ट वाला क्लिक कर लें। ये फर्स्ट में है विंडोज 11, ये दिस वन। कि डाउनलोड भी स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट हो गया, मेरे ख्याल से क्लिक करेगा। जी ठीक है, इसको ओपन करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लें। जैसा नेक्स्ट कर दें। ठीक है जाने दें। अच्छा ये क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देगा, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। ठीक है नेक्स्ट कर दें, इंस्टॉल कर दें।
ये फिनिश कर दें। अच्छा, अब ये विजुअल स्टूडियो हमारा हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन, ट्यून मार्क डन कर दें। गो बैक पे क्लिक करें, ऊपर आपका दिस वन, ये ठीक है। अब ये विंडो बंद कर दें पूरी, ये विंडो बंद कर दें। ये जो विंडो खोली है नई वाली, बंद कर दें इसको। जी जी, नहीं नहीं, ये जो विजुअल स्टूडियो नई नई जो विंडो खोली है ना इधर, और इसको मिनिमाइज कर दें। अतः यहाँ से इसको आपको ब्लॉक में सर्च पे आ जाए, यहाँ पे लिखे फ्लटर, ये खुला हुआ है ना, वेब पेज खुला है ना, ये इसके बैक पे पेज है, हाँ इस पे क्लिक है फ्लटर। ये देखें सर्च का ऑप्शन है ना, सर्च, ये दर्शन, यहाँ पे यहाँ फ्लटर पे क्लिक करेगा। फ्लटर, एफ एल यू डबल FLUTTER। ठीक है, सर्च पे क्लिक कर दें। अच्छा, इस पे से फर्स्ट इसे क्लिक कर दें, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दें, और मिनिमाइज सॉरी इसको स्क्रॉल, इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करें, नीचे मतलब स्क्रॉल नीचे करें। सिर्फ सिर्फ मैंने जो है यहाँ पे अच्छा, डाउनलोड फ्री PDF पे क्लिक करें, डाउनलोड फ्री PDF पे। अच्छा, इसको मिनिमाइज कर दें, तो देख लेते हैं इसको भी। इसमें से मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो का मैंने वो स्टेप निकालने हैं मैंने, ठीक है। अब यहाँ से आप करें, ये हमारे पास ही हो गया है, न्यू फाइल पे क्लिक करें। विजुअल स्टूडियो कोड, हाँ टेक्स्ट कर दें, क्लिक करें टेक्स्ट पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इस विंडो को यहाँ से बंद करें, जी क्रॉस करके ना, ये जस्ट बंद कर दें यहाँ से, जी बंद कर दें। और इस सब मिनिमाइज करके दोबारा ओपन करें इसको ना। हाँ, जो आप आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ना आइकॉन आ गया होगा एक ना, वो उस आइकॉन पे जाएं, उस आइकन को दोबारा खोलें। आपकी स्क्रीन शेयर ख़त्म कर दिया आपने। अच्छा, एक मिनट, मेरे पास क्यों नहीं आ रही, आ गई ये विंडो। ये दोबारा आपने ये खोला, ये दोबारा से इसी इसी तरह खुल गया। अच्छा, फाइल पे क्लिक करें, फाइल पे ऊपर आया हुआ है, तो ये इसके कॉर्नर सबसे कॉर्नर फाइल, ठीक है, इसमें होगा क्लोज प्रोजेक्ट के नाम से आ रहा होगा। जस्ट क्लोज, क्लोज एडिटर पे क्लिक करें। ओके, अब आप फाइल पे दोबारा क्लिक करें। अच्छा, ये चूज थीम है ना, इसके बाद थीम चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, ये दिस वन, ठीक है। कोई भी एक थीम चूज कर लें, ये इसमें से आप कर लें लाइट मॉडर्न सेलेक्ट कर लें। ठीक हो गया, ये इसकी थीम में तक आपने का वो सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद मार्क डन पे क्लिक कर दें। चूज थीम भी दोबारा ही आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, इसी के आगे बटन आ रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, दिस वन, ये दिस वन। यहाँ पे आप ये भी दे दें, ठीक है, नाम दे दें, उसको प्ले करें।
ये इसको फिर प्ले का बटन दबाएं। अच्छा, अब ये देखें, अब इसमें आपने ना इसको लॉगिन करना पड़ेगा। आपके पास कोई गूगल की आईडी बनी हुई है, गूगल पे बनी हुई है? तो यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल कर लें और अपनी आईडी से इसको लॉगिन कर लें। इसका पासवर्ड डाल देगा अपना, याद नहीं है? चलो ठीक है, छोड़ दें। क्या चीज़ है ये आपने कनेक्ट कर लिया पासवर्ड? यहाँ से पासवर्ड, बस इसको कंटिन्यू कर दें, क्रिएट कर दें। बेसिकली ये फ्री अकाउंट होता है, ये आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी ना इसके ऊपर ना। तो यहाँ से आपको कोई कम्युनिटी सपोर्ट मिलना होगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ से डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, अभी हमारा वो कहाँ गया जहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, ये दूसरी विंडो कोई नहीं? ये विजुअल स्टूडियो हमारा विंडो खुली थी ना, वो कहाँ गई? ये तो आपको मैं ख्याल है ब्राउज़र विंडो खुली हुई है। विजुअल स्टूडियो की विंडो खोलें, विजुअल स्टूडियो, इसको मिनिमाइज कर दें। हाँ, ये विजुअल स्टूडियो, ये दिस वन, हाँ दिस वन, ठीक है। अच्छा, इस पे फाइल पे क्लिक, अच्छा अब ये जहाँ आ रहा है क्रॉस वॉक थ्रू सेटअप विजुअल स्टूडियो, इस पे क्रॉस कर दें। ये आपके ये कर्सर आ रहा है ना, जो टैब लिखा है वॉक थ्रू सेटअप विजुअल स्टूडियो वीएस कोड, गो। ये आपको देखें, ये जो विंडो खुली हुई है, सबसे ऊपर लिखा फाइल, ठीक है, फाइल एडिट लिखा हुआ है टॉप के ऊपर। हाँ हाँ, इसको क्रॉस कर दें, दिस वन, ठीक है। ये आपको हो गया। अब यहाँ से फाइल पे क्लिक करें। अच्छा, ये आपके पास आएगी, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, टेक्स्ट फाइल आ रही है। अच्छा, न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करें, चलें, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप सेव करें, ऊपर से आप सेव का बटन आएगा, सेव दिस वन, दिस। अच्छा, अब आप तो यहाँ पे पूछेगा, वो कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे फाइल की टाइप भी देख लेंगे अभी।
ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाएं जो है सेव टाइप, क्लिक करेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसमें आपको पाइथन आ रहा है। जी सिलेक्ट करने पाइथन। ठीक है। और इसका कुछ नाम नाम देने फाइल का कुछ। सेव कर दें इसको। ठीक है। ये हमारा पाइथन का को ये सेलेक्ट लैंग्वेज छोड़ देते हैं। कहाँ पे, ये इसको इसको क्रॉस कर दें। ये आपको ना इंस्टॉल रिकमेंडेड पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दें। ये यहाँ जी कर दें, ये पाइथन का एक्सटेंशन है जो कि हमने इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें, इसको इंस्टॉल कर दें विजुअल स्टूडियो में। इंस्टॉलिंग हो रहा है। अच्छा देखें, विजुअल स्टूडियो जो है ना, ये विजुअल स्टूडियो एक आईडी है जो कि जेनरिक है। इसके अंदर सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, सी शार्प भी यूज़ कर सकते हैं, एच टी एम एल जावा सब तमाम की तमाम लैंग्वेजेस जो है ना विजुअल स्टूडियो इस आईडी के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस आईडी के साथ आपने लेट्स तो मैं चाहता हूँ इसमें पाइथन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो पाइथन को यूज़ करने के लिए एक होता है, इसे कहते हैं एक्सटेंशन, कि पाइथन का प्लगइन समझ लें। पाइथन का प्लगइन इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है ताकि ये पाइथन को सपोर्ट करेगा और पाइथन के लिए हमें कोडिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये हमने क्या किया, पाइथन का इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन कहेंगे, ताकि ये फिर अब ये पाइथन को पाइथन की कोडिंग को सपोर्ट करे। जैसे अब वो जैसे हम थोनी इस्तेमाल कर रहे थे, वो स्पेसिफिकली फॉर दी पाइथन बना हुआ है। ठीक है, वो पाइथन को ही काम कर रहा है। अब ये क्या है, जेनरिक है, इसमें मल्टीपल कोडिंग हम में काम कर सकते हैं। तो आप अगर देखें, वो होता है क्या है, अगर आप लेट्स सपोज सी प्लस प्लस पे काम कर रही हैं, या आप सी शार्प, हमने आगे काम करना है, एचटीएमएल पे काम करना है, सीएसएस पे भी काम करना है, जावा स्क्रिप्ट भी देखनी है, तो हम मल्टीपल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो फिर हम किसी स्पेसिफिक नहीं जाएंगे, फिर हम ऐसे कोई टूल पे जाएंगे जो हर चीज़ को सपोर्ट करता हो। तो इस वजह से मैंने आपको आज जो है ये इंस्टॉल करवाया। तो इससे क्या होगा, ये हमारी डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस को वो सपोर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट कोड पे आ जाए। ये इंस्टॉल हो गया है। जो फर्स्ट कोड की फाइल थी ना, उस पर क्लिक कर दें। अब देखें यहाँ पे इंस्टॉल हो गया ना, अब इसका पाइथन का सारा का सब आ गया। बल्कि वेलकम पे आ जाए, वेलकम पे आए। वेलकम जो विंडो थी ना, अब अभी जो सब आपने वहाँ पे ले गए ना, ये दिस वन। ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट कर दें पाइथन फाइल, जो सबसे पहले जो सेकंड फोल्डर जिस पे क्लिक करें। अब ये कर रहा है क्रिएट पाइथन फाइल, अब यहाँ पे क्रिएट पाइथन फाइल के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, ये स्पेसिफिकली पाइथन की एक फाइल इसने हमें यहाँ पे क्रिएट करके दे दी। वही काम जो वहाँ पर अलग कैसे कर रहा था, यहाँ से इसने स्टेप अपने स्टेप से पाइथन की फाइल बना के दे दी। इसको भी सेव करा लें, आप कहीं से अपने पास सेव कंट्रोल पर जाके फाइल में जाके सेव करा लें। ये लोकेशन पूछ रहा है, आपको लोकेशन दे दें, टू कर दें इसको, पाइथन टू। पाइथन टू के एक खुद रिजर्व वर्ड है, तो वो मसला हो सकता है। टू कर दें इसको पाइथन। ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाएं, एंटर प्रेस करें, जनरेट कोड पे क्लिक करें। अब यहाँ पे लिखें प्रिंट, और सिंगल कोड ब्रैकेट लगाएं, छोटा ब्रैकेट लगाएं, और कोटेशन के अंदर लिख दें हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब आ जाएं यहाँ पे रन पे आ जाएं। जो ऊपर रन का ऑप्शन आ रहा है, ये सबसे टॉप पे गो के बराबर में रन, ये ऊपर आएंगे सबसे टॉप के ऊपर, फाइल एडेड, गो रन, रन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, दिस वन, यस। इसे स्टार्ट दबा के फाइज कर दें, एफ फर्स्ट फर्स्ट वाला।
अभी मुझसे कह रहा है फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट वाला दिस वन। ठीक है, देखें नीचे आ गया मेरे पास हेलो वर्ल्ड। ये देखें सबसे नीचे आ गया हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से हमने, अब वो जो हम वहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे थे, वो सारा काम हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब देखें इसमें क्या है, वो आपको शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि इसको डिफरेंट विंडोज़ खुली हुई हैं। तो अभी आप चाहें तो इसमें से जो वेलकम विंडो है वो बंद कर दें, ये आ रही है क्रॉस कर दें, ताकि ये आपके सामने जो दूसरी विंडो वो बंद हो जाए। ये भी बंद कर दें, फर्स्ट कोड ये भी हटा दें ताकि ये भी नज़र ना आए हमारे सामने। एक्सटेंशन ये भी हटा दें ताकि हमारे सामने जो है हमारा कोड है वो ये नज़र आए। ठीक है ना, ये इसमें से फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब रन विद डिबग करेंगे तो आपको सामने ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। इसको भी हम छोड़ देते हैं, रन वही करना है, ये फर्स्ट फर्स्ट पाइथन डिबगर से करना है। अब इसको रन करें, तो कस्टमाइज रन, रन विद डिबगिंग करें ना, फर्स्ट फर्स्ट वाला। यस, नीचे हमारा हो गया हेलो वर्ल्ड। कहाँ पे, यस, या अच्छा जो है फिनिश दी एक्सटेंशन टू यूज समथिंग, इसको नो कर दें। ठीक है, क्या फेल टू, तो आपको लॉगिन नहीं हुआ था उस टाइम पे? चलें ठीक है, छोड़ दें, जब हम कोड करेंगे तो हम उस पर कर लेंगे काम ना। अभी हमने जो ना वो ये तो इंस्टॉल कर लिया है, अब नेक्स्ट जो कोड लिखेंगे तो है मेरे पास ना, गेम बनाएंगे तो हम ये सीधे उस टाइम पे सब चीज़ें देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, अपनी स्क्रीन आप बंद कर देगा। अरे यार अनम्यूटिंग कर दी थी मैंने। बस 5 मिनट लेते हैं फिर ख़त्म कर लेते हैं क्लास ना। अच्छा, अब ये हमने अभी पास लास्ट हमने पढ़ा था ओप्स के बारे में ना। ठीक है, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट कर लिया था, क्लासेस क्या था। अच्छा, ये की प्रिंसिपल्स हैं ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सबसे पहले मैं अभी आपको बताता हूँ इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस से ये होता है कि हमने अपने ये चार बेसिक हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये चार बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसके थ्रू हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से इस तरीके से है कि देखें, हमारे पास एक तो हमने बात कर ली कि एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल करा, उसके अगेंस्ट में सेकंड ऑब्जेक्ट बना लिया। कार से हमने टोयोटा करोला बनाई, टोयोटा करोला का रखते हुए हमने सिविक भी जनरेट कर ली। डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हमने एक क्लास को देखते हुए बना लिए। अब हमने क्या किया, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि हमारी कोई एक रूटीन लिखी थी, उस रूटीन के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे तमाम की तमाम चीज़ें एक्सपोज नहीं हो, मतलब
कोई भी यूजर है, कोई डेवलपर है, अब मेरा कोड किसी और को मैं इस्तेमाल करवाना चाह रहा हूँ, बट टीम है, 10 लोगों की टीम है, तो वो अब 10 के मेरे डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है, मेरे कोड का, मेरी क्लास जो मैंने बनाई है, जो मैंने कोड लिखा है, उसका सारे कोड जो है हर किसी को एक्सपोज ना हो, सिर्फ सेलेक्टेड कोड एक्सपोज हो। तो ये मैं बाय द यूज ऑफ ये मेथड से इनके थ्रू में कर सकता हूँ। अब इसमें जो आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये बाय द यूज ऑफ इनकैप्सुलेशन कर सकता हूँ। मैं स्पेसिफिक कोड चाहता हूँ कि मेरा कोई कोड है, प्राइवेट वेरिएबल्स है मेरे, कोई पब्लिक मेथड्स है मेरे, वो मैं सिर्फ वो नेसेसरी जो इंटरनल डिटेल्स है ना, मैं सिर्फ वो हाइड कर दूं, और जो चीज़ें मुझे शो करानी है, मैं सिर्फ वही चीज़ें शो कराऊं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आता है कि सेम मेथड के अगर मेरे पास आपको बिहेवियर, अब जैसे स्टार्ट इंजन है, अब इंजन स्टार्ट करने का बिहेवियर गाड़ी का और कार का, मतलब बाइक का और कार का अगर देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंट होगा। बाइक को स्टार्ट करने का और गाड़ी को स्टार्ट करने का थोड़ा डिफरेंट होगा, मगर इंजन एक स्टार्ट करना, इंजन दोनों में होगा। ठीक है। तो इस किस्म के सेम मेथड को और डिफरेंट बिहेवियर से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। दिस टाइप की चीज़ों का हम इस किस्म के कोई काम करेंगे, हम उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। और शोइंग असेंशियल फीचर, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, हम अब असेंशियल फीचर्स दिखाना चाहते हैं और कॉम्प्लेक्स जो काम है वो चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब वो चीज़ें हम नहीं दिखाना चाहते। ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं टेक्निकली आया था, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे लेके आया था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मैंने अपना कुछ कोड लिखा। अब कोड के अंदर मैंने लिखा कि जहाँ पे मेरे थे पासवर्ड्स, ठीक है ना, पासवर्ड्स लिखे थे, या मेरे इनक्रिप्टेड चीज़ें थी, जो मेरी इनक्रिप्शन की चीज़ें थी। अब मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो है वो मेरे इंटरनल इस्तेमाल के नहीं है, वो हर जब भी कोई मेरे उस क्लास का अगर कोई यूज़ करता है, तो उसके पास वो चीज़ें नज़र ना आए। ठीक है ना, जो मेरे पासवर्ड्स लिखे हुए हैं, या मेरी जो मेरी इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि मेरी प्राइवेट, जो मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हैं, वो चीज़ें उसको नजर ना, जैसे कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का लेट्स सपोज बैंक अकाउंट का नंबर, पासवर्ड क्या है, बट पर उसके पिन कोड्स क्या, अगर मैंने कहीं वो कहीं रखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ वो चीज़ें जो है ना बाकी लोगों को नजर ना आए। तो वो उनको उनको हाइड करने का तरीका ये यही, तो इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम उन चीज़ों को हाइड कर सकेंगे। अपनी एक क्लास हमने बना ली, उस क्लास के अंदर हमने लेट्स सपोज 50 फंक्शन इस्तेमाल कर लिए। अब 50 फंक्शन मैं चाहता हूँ कि यार 50 फंक्शन में से सिर्फ और सिर्फ 10 फंक्शन इसको नजर आए, 10 फंक्शन इसको नजर आए, और फिर 50 फंक्शन मैं तो बाकी 5 फंक्शन है वो सबको नजर ना आए। तो मैं ये इन तमाम मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इनका इनकैप्सुलेशन में क्या होगा, प्राइवेट वेरिएबल्स और पब्लिक, मतलब क्या होगा, हाइड इंटरनल डिटेल्स, वो इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर दूंगा। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, जो एसेंशियल फीचर्स है जो मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, सिर्फ वही मैं आगे वो शो कराऊंगा, और हाइड दी कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होंगी मैं वो चीज़ें हाइड कर दूंगा। ठीक है। इनहेरिटेंस में हमने लास्ट तक जो देखा था कि हमने एक, मतलब एक बनाई कार, कार से अब हमने उसकी, जैसा यहाँ पे एग्जांपल है कि मैंने एक कार का बनाया, कार की क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड कर दिया इलेक्ट्रिक कार। अब इलेक्ट्रिक कार भी के मेथड देखे जाए तो इलेक्ट्रिक कार में बताइए 4 व्हील होंगे, उसके उसका एक स्टेयरिंग होगा, मगर उसका इंजन की टाइप डिफरेंट होगी। ठीक है। तो हमने उस जो इलेक्ट्रिक कार की जो एक बनाई, क्लास बनाई, उसके अंदर कार के जो फीचर्स थे वो तो एम्बेडेड थे, मगर हमने मजीद उसमें एनहांसमेंट कर ली, तो वो हम यूज करेंगे इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है। और फिर बात आता है आखिर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा कि एक हमने चीज बनाई, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको कार और बाइक के बारे में। अब कार का इंजन और बाइक का इंजन डिफरेंट होगा, मगर इंजन दोनों में होगा, मगर दोनों के स्टार्ट करने के तरीके कार डिफरेंट होंगे। तो उस किस्म की हम जो प्रिंसिपल्स को हम कहा करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बात करते हैं, वो कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये तब जो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। को पर्पस क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि हम अपने कोड को रीयूज कर सके, उसके अंदर इन्हांसमेंट लेके आ सके, और मतलब बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, बार बार कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़े। अब जैसे कि, जी, अब देखें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले एक विंडोज बनाए थे। विंडोज आई तो सब
विंडोज लेट्स विंडोज एक्सपी था, ठीक है, विंडोज एक्सपी आया, विंडोज 10 आया, विंडोज 11 आई। अब ये जितने भी विंडोज आ रहे हैं, और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 आया, 8 आया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए नए वर्जन्स आ रहे हैं मार्केट में, नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, मगर सबकी बेसिक फंक्शनैलिटी सबकी सेम होगी, बेसिक फंक्शनैलिटी सबकी सेम होगी, मगर लेटेस्ट नए नए वर्जन मार्केट में आए जा रहे हैं। तो क्या किया, वो भी यही काम कर रहे हैं, अपने कोड को, एक मेन कोड उन्होंने लिखा हुआ होगा जो ऑफिस का मेन कोड है, वो उसी को इस्तेमाल करें, मगर अब जो नया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन बना रहे होंगे उसमें सिर्फ इनहांस फीचर लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। तो यही चीजें हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मिलती है, कि मैं अपने कोड को रीयूज कर सकूं, बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं अपने पर लाइन ऑफ कोड बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, क्लियर, ठीक है। तो बस आज यहीं से रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। मोस्ट हो सकती है मेरी मंडे या ट्यूसडे को ही होगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको उसका स्केड्यूल शेयर कर दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके।